प्रॉपर्टी बिल्डर चोर होते हैं। आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं या हाउ डू यू सी? Dubai is for niche class. Like I have 50 CR, 100 CR in my bank account. क्लाइंट का ये जो पर्सपेक्टिव है, तो क्रिप्टो इज नो गेम फॉर मी बिकॉज मैंने बहुत पैसा वहाँ गवाया है। तो मेरठ में आने वाले 5 साल में फ्लैट कल्चर आने वाला है, उसका हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं तरुण आरन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन चैनल मेरठ प्रॉपर्टी बाजार। आज मेरठ प्रॉपर्टी बाजार पर हम एक ओरिजिनल एंड बिल्कुल ऑन टी टॉक्स हम करेंगे आपसे रियल एस्टेट के बारे में, जेन्युइन टॉक्स। आज हमारे साथ हैं मेरठ के वेरी विजनरी मिस्टर शुभम सिंघल एंड आज मेरठ प्रॉपर्टी बाजार पर मुझे सपोर्ट करने आए हैं इन माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट मिस्टर तुषार एरन एंड ही विल इंट्रोड्यूस himself. First of all, thank you, Tarun. Hi, Tushar, for welcoming me and having me on board on your first podcast. And I think it is one of the best platform, I think, for people to know us. When it is about me, it's not a larger introduction, but then I represent SK Holdings Infratech, a company which is visionary for a development of commercial buildings and into commercial office spaces. And we are specialized in people wherein we interact with both the sectors, that is users and investors. So we investors invest in our properties and users, because in earlier concept there were times, लोग कहते थे कि they will have a shop for their child, but now since it's a professional world now, they look forward to have their office spaces. So we interact with both the places, that user and investors is our priority, and that's the small introduction. So hello everyone, hello Tarun, hello Shubham. So मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कुछ कोई पिक्चर की तरह नहीं, एक बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। मेरी जर्नी शुरू हुई रियल एस्टेट में पिछले 4.5 साल से और मेरी शुरुआत हुई नोएडा से। मैंने और तरुण ने कंपनी फॉर्म करी फॉर्च्यून 09 एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। करंटली वी आर सेलिंग होम इन दिल्ली एनसीआर, प्लस वी हैव जस्ट स्टार्टेड द दुबई कॉन्सेप्ट। दुबई में भी हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। और तरुण को तो सब जानते ही हैं क्योंकि ही इज़ द फ्रंट एंड ऑफ आवर चैनल, ऑफ आवर कंपनी। आई एम द बैक एंड गाय टू चेक ऑल द टिक्स, मार्केटिंग, स्क्रिप्टिंग एंड ऑल द वीडियोज़ यू सी। सो आई एम द बैक एंड गाय। और बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर मिस्टर तुषार। तो जितना भी आप देखते हो सारा बोल मैं रहा हूँ, शब्द इनके हैं। सिंपली आप ये समझ सकते हैं। सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन सर आपसे है, शुभम जी, सबसे पहले तो आपको कितना टाइम हो गया है इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री मेरठ में, और लाइक कितने, एट व्हाट ईयर यू हैव स्टार्टेड real estate industry? So I'll want to know that. Surprisingly, it is my 9th year in the row in this market, and every year I have got different experiences. And मैंने start किया था मेरठ के market से ही, when it is real estate. 9 years in a row, and मुझे भी being a realtor हो गए हैं around 5 years हो गए हैं in Delhi NCR market और मेरठ market में। I see many challenges, like from customers to developers to development services XYZ, but आज हम अपनी बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। तो I just want to know your experience, like 9 साल में आपने अब तक मेरठ के अंदर क्या महसूस किया कि मेरठ आपने 9 साल पहले कैसा था रियल एस्टेट मेरठ का, और आज 2025 में हम हैं। आप बिल्कुल लेमन में मेरी ऑडियंस को समझाइए कि हम क्यों बोल रहे हैं अपने चैनल पे बार बार कि मेरठ इज़ द नेक्स्ट हॉटस्पॉट। तो आप अपनी जर्नी से बताइए, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस टिल टुडे 9 years, और आज क्या चेंज हुआ है मेरठ मार्केट? करेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे मन में जब ये सवाल सुना तो हिट हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ ऑफ माय investor user in earlier times versus now
बहुत लार्जर इम्पैक्ट इसमें आया है मार्केट में। जब हम पहले करते थे तो लोग रेजिडेंशियल पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना लेते थे, कमर्शियल पे कमर्शियल नहीं डेवलप करते थे। अर्लियर टाइम्स हमारे पास इन्वेस्टर्स का चैलेंज था, लोगों का मार्केट ट्रस्ट चैलेंज था, डिलीवरी का चैलेंज था। लोग प्री बुकिंग नहीं किया करते थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि अगर कोई बिल्डर है, डेवलपर है, तो वो शायद उनका पैसा सेफ नहीं है, और रजिस्ट्री करने से पहले उनके पास हज़ारों चेक होते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज होती थी, वकीलों पे जाते थे क्योंकि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा थे। करंट वर्ल्ड में मैं देखता हूं तो लोगों का मार्केट ट्रस्ट ऑफ मेरठ बड़ा है। लोगों को अब यहाँ पर बाहर जाने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरठ में ही उनको मिलती हैं। टैलेंट ऑनबोर्डिंग की बात करता हूं तो मेरठ में हमारा टैलेंट ऑनबोर्ड होने के लिए अब राजी होता है। पहले हमारा एट्रिशन भी बहुत बढ़ता था, लोग यहाँ से जॉब छोड़ के बाहर स्विच करते थे, अब शायद अपोजिट हो रहा है। बीइंग क्यों मतलब क्यों स्विच करते हैं लोग, मेरठ में जॉब क्यों नहीं करना चाहते? एक तो यहाँ पे वर्किंग कल्चर नहीं मिलता था लोगों को, पार्टीज लोगों को बहुत करनी होती थी, उनको बाहर रहने में बहुत मजा आता था कि ठीक है, एक लर्निंग मिलती थी, एक्सपोजर मिलता था। लेकिन अब मेरठ के अंदर ना लोगों को एक्सपोजर मिलता है, अब लोगों यहाँ पे शाम को कहीं बाहर जा सकते हैं, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी बड़ी है यहाँ पे। आपका जैसे हम पहले सोचते थे 2017 में, जैसे आपने पूछा, यहाँ पे पब और क्लब मैं कभी नहीं सोच सकता था, बोलते थे यहाँ तो गोली चल जाएगी। लेकिन अब सारे कल्चर चल गए हैं, और अब आप देखो कितनी कितनी अच्छी सुंदर प्रॉपर्टीज हैं, लोग शाम को जाना बाहर पसंद करते हैं। दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है थैंक्स टू दी गवर्नमेंट डेवलपमेंट एज वेल। तो उस वजह से मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में मेरठ की तरफ, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मेरठ में बैठूँ या नोएडा में पार्क करूँ अपने आप को, तो फिर मैंने भी वाइजली चूज करा कि मेरठ इज द मार्केट फॉर मी। सो आप हार्डकोर मेरठ से ही हैं, ब्रॉन ब्रॉट अप इन मेरठ ओनली? यस, आई एम हार्डकोर फ्रॉम मेरठ। मैंने टिल माय इंजीनियरिंग मैं मेरठ में ही रहा, उसके बाद मैं बैंगलोर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो यस, तो बैंगलोर में तो काफी एक्सपोजर मिला होगा, कुछ भी अपना बैंगलोर एक्सपीरियंस जो आपने अप्लाई किया हो इन मेरठ इंडस्ट्री, मेरठ रियल एस्टेट, एनीथिंग, एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? तो जब मैं इंजीनियरिंग करके, लोग बोलते थे कि यार ये तो बिजनेसमैन का लड़का है और कहाँ ये जाएगा, ये तो अपने बिजनेस में जाएगा। एंड आई वाज द इनिशियल बैच जो 20 दिन के बाद ही अपने कॉलेज से रिक्रूट होके बैंगलोर शिफ्ट हो गया, और फैमिली ने सपोर्ट करा। तो बैंगलोर में मैंने बहुत एक्सपोजर लिया। मैं बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव में बहुत एक्सपोजर लिया, मुंबई है बीन। तो वो जो एक्सपोजर ऑफ लाइफ, एक्सपोजर ऑफ पीपल, एक्सपोजर ऑफ प्लेसेस का जो एक मिश्रित मेरे को एक्सपीरियंस मिला और लर्निंग मिली, एंड आई वाज इनटू आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो उसने मुझे बहुत इवॉल्व करा, मेरे थॉट्स को इवॉल्व करा। एंड वो जितने भी थॉट्स मैंने आज तक करे, आज भी मैं कनेक्टेड रहता हूँ। मैं मेरठ से ट्रैवल करता रहता हूँ हर महीने, क्योंकि मैं वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं चाहता। तो यस, उसने मुझे बहुत हेल्प करा। So I have a counter question. When we talk about exposure, तो बैंगलोर में क्या ऐसा एक्सपोजर है जो हम लोग मेरठ या एनसीआर में रह के हम नहीं सीख पाए, या कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि वहाँ कुछ अलग सीखने को मिला? हाँ, सो बैंगलोर जब मैं गया तो वॉक एंड टॉक, मतलब यहाँ पर हम चलते थे, मैंने वहाँ का वॉक एंड टॉक देखा। सो वॉक एंड टॉक में जब हम वॉक करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर लोग कुछ अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन बेंगलोर में लोग डेवलपमेंट्स की, टेक्नोलॉजी की, डेवलपमेंट की, इनसाइट्स की, फ्यूचर की, विजन की, देयर मॉडल्स, देयर अपब्रिंगिंग्स, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोगों का लुभाव और बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेक्शन उसमें हमने देखा। और वहाँ पर लोग ज़्यादा पर्सनली नहीं होते, जैसे मैंने मेरठ में देखता हूँ ना, लोग पर्सनली हो जाते हैं, कुछ बोल दिया, वहाँ पर लोग अपने पे पर्सनली नहीं लेते। अगर हमने उनको कोई फीडबैक भी दिया है तो दे विल टेक इट एज अ फीडबैक। ऐसा नहीं होगा मेरठ मार्केट में आपने किसी को बोल दिया तो वो ऑफेंड हो जाएगा, वहाँ ऑफेंड नहीं होते लोग, एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरठ में इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। आप किसी को रिव्यू भी दोगे ना तो वो शायद ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? वेरी थोड़ा ईगो वाली चीज आ जाती है। हाँ। मेरठ से हूँ, मेरठ से हूँ बस। पर इसी बात से मेरे क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन है नहीं इस कॉन्वो का, बट स्टिल आपने इतना एक्सपोजर लिया। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा यंग यूथ है, क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ये खाली रियल एस्टेट से रिगार्डिंग भी है, लेकिन इन्वेस्टर, एंड यूजर, लेकिन एक जो न्यू यूथ आ रहा है हमारा, वो भी रियल एस्टेट करना चाहता है। So when I started my real estate journey, तो I face many challenges, like मुझे ये नहीं पता था कि रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप इतना एक्सपोजर लेके आप बेंगलोर गए, आप गुड़गांव रहे, बड़ी MNCs में आपने, यू आर ऑलरेडी इंजीनियर, सो व्हाई डिड यू चूज ओनली मेरठ? क्या दिखा आपको मेरठ में ऐसा, या इट्स योर मिशन कि भाई मुझे मेरठ को सक्सेसफुल बनाना है, आई वांट टू रिप्रेजेंट मेरठ? लाइक आप
मैं समझता हूँ कि और भी बेटर कुछ कर सकते थे आप. What are your thoughts? करेक्ट. मतलब जब मैं आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज में था, बहुत कॉर्पोरेट कल्चर था. अब मेरे पास आउट ऑफ इंडिया जाने की भी 3 अपॉर्चुनिटी आई. लास्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास मलेशिया शिफ्ट होने की आई. बट जब मैं क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन 2017, उसके बाद मेरे को फैमिली सपोर्ट प्लस बैलेंसिंग, तो मैंने कहा कि ऐसा एनवायरनमेंट, जैसे मैं कॉलेज में था तो गोल्फ खेलता था, तो यहाँ के लोग नहीं खेलते थे. फिर मैंने देखा कि अगर एनवायरनमेंट अगर हमें कहीं बनाना है, सो इट इज़ योर पर्सनैलिटी जो आपका एनवायरनमेंट बनाती है, ना कि कोई जगह जहाँ पर आप रहते हो. अगर आपको साफ रहना पसंद है तो आप अपने कमरे, छोटे से कमरे में भी साफ रह के खुश रह लोगे. आपको बाहर का एनवायरनमेंट शायद नहीं चाहिए हो. तो जब मैं मेरठ शिफ्ट हुआ, मैंने कहा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा. और प्रोफेशनलिज्म की आस्क यहाँ ज़्यादा थी. अगर आज ये प्रोफेशनलिज्म मैं बेंगलोर में दिखाऊं, इट इज़ एज कॉमन एज एनीथिंग कैन बी. बट क्योंकि मेरठ में प्रोफेशनलिज्म की नीड थी, तो रेस्पॉन्स हमें बेटर मिला, लोगों को सर्व करने में मज़ा आया, लोगों का ट्रस्ट बना. You find an opportunity. यस. और जब यूथ की बात आती है तो उनके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ जो मैंने की थी, डोंट कीप द इनिशियल एक्सपेक्टेशन टू हाई. लाइक आई सी पीपल इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस, उनका एक्सपेक्टेशन हाई है कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो मैं तो 50% लेके निकलूंगा. एंड ऑफ द डे वो 50 रुपये दे के निकलते हैं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन हाई मत रखो. इनिशियल 2 प्रोजेक्ट्स में आप अपनी मेहनत करो, अपना रिजल्ट ड्रॉ करो. जब आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, थर्ड टाइम आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. सो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं रखनी है इनिशियली. आप अपना काम स्टार्ट करो. अगर आपका काम, आपका एथिकल वैल्यू ठीक होगी तो आपको काम मिलेगा. मार्केट में काम की कमी नहीं है. Right, agree. So ये तो हो गई काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक योर जर्नी सो फार, योर विजन एंड अ मैसेज टू द यूथ. बट अब हैं तो हम एट द एंड रियल्टर्स, हमें बात करनी है रियल एस्टेट की, राइट? और अभी मैं पिछले 3-4 सालों से मेरठ रियल एस्टेट कर रहा हूँ एंड मेरे देखते ही देखते काफ़ी डेवलपमेंट मेरठ में आ चुका है. और जैसा आपने कहा, थैंक्स टू दी गवर्नमेंट. येस, ऑफ कोर्स, थैंक्स टू दी गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट अच्छी होती है तो सबके लिए ही फ़ायदा होता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, एंड यूज़र हो, फॉर एवरीवन, राइट? सो अभी मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे. लाइक यू आर अ डेवलपर ऑलरेडी, यू आर डेवलपिंग मैनी गुड बिल्डिंग्स, गुड डेवलपमेंट्स कर रहे हैं आप. सो माय क्वेश्चन इज़ कि मेरठ में अगर आज किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, बी इट 1 CR, बी इट 2 CR, बी इट 25 CR, 50 CR. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या मेरठ में वो पोटेंशियल है कि 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंसान कर सकता है? एंड माय अनदर क्वेश्चन इज़ कि अगर वो कर सकता है तो क्या वो फ्यूचर हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ मेरठ में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सो आप बताएं प्लीज़. बिल्कुल. मतलब मैं मेरठ को एज अ डेवलपिंग सिटी देखता हूँ. जैसे वर्ल्ड इंडिया को डेवलपिंग कंट्री की तौर पे देखता है, तो मैं तो मेरठ को डेवलपिंग सिटी के तौर पे देखता हूँ. तो हाँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पर हाईली पोटेंशियल है. और फ्रॉम अ लोअर टिकट साइज, ऑल्दो मेरठ अब उतना सस्ता रहा नहीं है जितना पुराने टाइम से हमें लगता था. लेकिन हाँ, क्योंकि कंपैरेटिवली यूपी की अदर डेवलपिंग सिटीज़ से आज भी मेरठ एक लोअर स्टेज पे आता है. और क्योंकि हमारे पास 25 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आए, जहाँ पर इफ़ आई हैव टू नेम, मेरठ RITS प्रोजेक्ट आया, ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे पास आ रही है, गढ़ रोड पे हमारे पास ग्रीन रोड इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जो यूपी की फर्स्ट ग्रीन रोड है. ग्रीन रोड, थोड़ा आप इसको ऑडियंस के लिए अगर ब्रीफ करें. तो ग्रीन रोड मतलब जिसमें ये पूरा तो ग्रीन से आप ये तो समझ गए होंगे कि ये प्लांट्स लगाने वाले हैं, डिवाइडर लेके आने वाले हैं. प्लस व्हाट दे हैव डन कि जितनी भी वायर्स हम एक रोड, स्ट्रीट रोड पे देखते हैं जो हमारी ऊपर से ट्रांसफॉर्मेशन लाइन जाती हैं, उनको भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं. जितने हमारे नाले और जितनी भी हमारी वाटर लाइंस हैं, उनको ही अंडरग्राउंड कर रहे हैं. पूरा एक कल्चर 2.15 किलोमीटर का इन्होंने स्ट्रेच बनाया है गांधी आश्रम से कर रोड तक, जिसको ये पूरा ग्रीन रोड एक पूरा बना के दे रहे हैं. देन इन्वेस्टेड 42 करोड़ का टेंडर इन्होंने पास किया है. एंड वी वर ऑनर्ड कि हमारे अगले 2 प्रोजेक्ट जो हैं गढ़ रोड पे ही है. और ये हमें बाद में गुड न्यूज़ पता लगी, ऑल दो बुक्स में था. इन्वेस्टर का तो फिर वही होता है ना, काम ही यही है, पहले पता लग जाए, इनसाइट्स मिल जाए. करेक्ट. सो ये जो सब आप बता रहे हो, ग्रीन रोड और ये अंडरग्राउंड वायरिंग एंड ऑल, तो क्या ये ओनली पेपर्स पे है या कुछ काम शुरू हो चुका है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत डिले हो जाता है यूजुअली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आते आते, इट टेक अ लॉन्ग वे. तो क्या अभी क्या है ज़मीनी धरातल पे, क्या इसकी पिक्चर है? तो हाँ, मतलब हमें भी ऐसा लगता था कि ज़मीनी धरातल पे काम जो है सिर्फ कागज़ पे होता है और मौके पे नहीं होता है. लेकिन इस सरकार में या फिर अभी करंट जो अथॉरिटीज़ बैठी हैं,
ये जब टेंडर अपना रिलीज कर रही हैं तो टेंडर में टाइमलाइन पहले से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने यूपी ग्रीन रोड आपको बोला तो जून 2026 तक का इसका टाइमलाइन ऑलरेडी टेंडर में डिसाइडेड है। ओके, तो काम हमारा मौके पे हो रहा है, ट्रैकिंग और इज हम ऑन। भी अपना काम उसी हिसाब से ट्रैक कर रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट भी उसी के हिसाब से रॉकेट है। क्योंकि हाँ, जब ये डेवलपमेंट होता है तो हमें परेशानी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि 1 साल के अंदर ये हमारा डेवलप हो जाएगा और उसके बाद ये हमें सहूलियत देने वाला है, तो हम उस डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि विद टाइमलाइन जो भी टेंडर्स हैं वो विद टाइमलाइन रिलीज हो रहा है। ठीक है, माय क्वेश्चन स्टिल पूरा नहीं हुआ था कि अगर मेरठ में किसी को 1 करोड़ से 50 करोड़ या 25 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करना हो तो व्हाट आर दी मेजर हॉटस्पॉट्स जो आप देखते हो कि मेरठ में यहाँ पे इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को या न्यू एज इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो आपको क्या लगता है कि बस 4 नाम की भाई मुझको यहाँ पे 4 ये लोकेशन ऐसी लगती हैं अबाउट दैट? तो उसको हम कहते हैं मैच्योर वर्सेस इमेच्योर। तो 3 एरियाज हैं हमारे जो हम अभी प्लग इन करते हैं सबसे हाईली। सो नंबर 1 गढ़ रोड, सेकेंड इज वेदव्यासपुरी, थर्ड इज पल्लवपुरम और मोदीपुरम साथ साथ है। तो दीज आर दी 3 एरियाज जो हम रिकमेंड करते हैं फिलहाल। सो जिन व्यूअर्स को नहीं पता अबाउट गढ़ रोड एंड ऑल दिस एरियाज अबाउट मेरठ, सो आई विल टेक अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, कि जो आपका वेदव्यासपुरी है और जो आपका पल्लवपुरम है, इसको एक कहीं ना कहीं एज है अच्छी लोकेशन की। वो कैसे कि सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आप उतरे, आपको सीधे राइट हैंड पे आपका वेदव्यासपुरी आ गया, सुभारती वाला एरिया, राइट? आई अंडरस्टैंड वो बूमिंग है क्योंकि अभी आपको पता ही होगा ऑब्वियसली कि वहाँ एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप गवर्नमेंट बना रही है 50 to 100 हेक्टेयर्स में, राइट? ऑनेस्टली वो डेवलपिंग है, नंबर 1। पल्लवपुरम क्योंकि वहाँ तक RRTS जा रही है एंड इट्स फर्दर कनेक्टिंग टू आपका मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून एक्सेट्रा। बट वाई गढ़ रोड? मतलब गढ़ रोड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटर पॉइंट है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैबिटेटेड हो चुका है। हाउ इट विल हेल्प द इन्वेस्टर टू गेन मल्टीपल रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ गढ़ रोड, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो आपका क्या विजन है उसको लेकर? करेक्ट। सो गढ़ रोड पे हमें भी जब हम इनिशियली एंटर हुए थे तो मुझे बहुत लगता था कि ये हाईएस्ट रेट्स इसके यहाँ पे प्लग्ड इन हो रखे हैं। लेकिन गढ़ रोड पे अपार्ट फ्रॉम अर्बन ग्रीन रोड डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे तो सेंटर हब ऑफ रिटेल, सेंटर हब ऑफ कॉर्पोरेट, आज इसका बुक ऑर्डर अगर देखा जाए करंट डेट में तो हमारा 18 ईयर्स का करंट बुक ऑर्डर है जो ऑलरेडी लीज साइन है। जितने भी सेंट्रल ऑफिसेज हैं वेस्ट यूपी के वो सारे हमारे गढ़ रोड और CCS रोड से जुड़े हुए हैं। PVNL, हमारा बिजली विभाग, हमारा GST डिपार्टमेंट, हमारे जोनल ऑफिसेज लाइक स्टार हेल्थ का जोनल ऑफिस, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जोनल ऑफिस, SBI का जोनल एंड रीजनल ऑफिस इज इन मंगल पांडे नगर। तो एंड फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट वन मोर, नगर निगम का भी सेंट्रल वेस्ट यूपी ऑफिस नाउ इज गोइंग टू हैव ऑन गढ़ रोड। बहुत अच्छा बड़ा प्रीमाइसिस गवर्नमेंट ने साइन किया है एंड उसकी वजह से हम देखते हैं कि रिटेल and our corporate sector has been very fast Gad Road. So technically we can say it's a heartbeat of मेरठ, क्योंकि जब इतने बड़े टैक्स ऑफिस, GST ऑफिस और PVNL और नगर निगम सबके ऑफिसेज यहाँ पे हैं, तो somewhat it's about like गुड़गांव का साइबर सिटी, DLF एरिया। इसमें मेरा एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्वेस्टर्स भी 2 तरीके के होते हैं। यूजुअली जो मैंने देखा है, जो थोड़ी 50+ एज वाले जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, दे प्रेफर अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट कि आप मुझे कोई बैंक की प्रॉपर्टी बताओ जिस पे बैंक रेंट दे रहा हो, और एक इन्वेस्टर आता है यंग कि आप मुझे कोई ऐसा मार्केट बताओ जो अभी फ्रंटियर मार्केट है बट आने वाले 5 साल में वो एमर्जिंग मार्केट में कन्वर्ट होगा। आई हैव अ एपेटाइट, आई कैन इन्वेस्ट 1 CR फॉर 5 years। सो आई बिलीव कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन मार्केट। एक जो कहते हैं कि आई डोंट हैव अ रिस्क एपेटाइट एंड आई हैव सर्टेन अमाउंट एंड आई वांट अ बैंकेबल प्रॉपर्टी लाइक जिस पे बैंक हो, लाइक शुभम जी की प्रॉपर्टी है एक SBI म्यूचुअल फंड, और जो आपके इंश्योरेंस वाले ऑफिसेज हैं दे आर 9 years लीज एग्रीमेंट, तो वो एक सेफ प्रॉपर्टी है, एक रिस्क नहीं है उसमें। सो इसको लाइक इसका कंक्लूजन निकाल देते हैं सिंपल सा। आप मुझे ये बता दीजिए या हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, फॉर एग्जांपल गढ़ रोड पे आपने कोई ज़मीन पिछले 2 साल पहले 50,000 रुपये गज पे खरीदी थी या 70,000 रुपये शेयर, जो भी गज पे खरीदी थी आपने, आज उसका रेट क्या है, नंबर 1। दूसरा, और आने वाले 2 साल में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज मैंने ज़मीन 50 पे खरीदी बट आप डेवलपर हो, आपको तो खरीदते रहना पड़ेगा,
तो आपको क्या लग रहा है कि 2 साल बाद वही जमीन या उसके आसपास की जमीन मेरे को कितना प्रीमियम देके पे करनी होगी? तो आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दो, इट विल बी वेरी लेमन फॉर करेक्ट। ऑडियंस। सो इनिशियल कन्वर्सेशन में अगर आप देखोगे, जब हमारा गढ़ रोड पे हमने जब ये स्टार्ट किया कि हम इसको रिटेल हब एंड कॉर्पोरेट हब बनाएंगे, तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि हमारा पहला कंपटीशन था आबुलेन मार्केट। लेकिन आबुलेन मार्केट में अगर आप देखोगे 70% रेशियो कैंट के अंडर आता है एंड कैंट डज नॉट ब्रिंग रजिस्ट्री। तो मेरा इन्वेस्टर का जो मनी है उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि वो एक एक्स पैसा उसमें लगाता है तो उसका पैसा वो सेफ है, क्या पता कैंट की कोई पॉलिसी आ जाए, कभी फ्री होल्ड की पॉलिसी आए या ना आए। Correct, तो उसका correct. डर उसमें It's a हमेशा risk. बना हुआ है, इट्स अ रिस्क। जब हम गढ़ रोड की बात करते हैं तो गढ़ रोड पे हमने 100% ग्रोथ देखी फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स। क्या रेट पे लिया था आपने? फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट लिया था, कितने स्क्वायर मीटर का, कितने रेट पे लिया था? हमने जो इनिशियल परचेज करी थी 1.25 लाख रुपए गज से स्टार्ट करी थी 2021 से, 1.25 लाख रुपए गज पे आपने कमर्शियल और प्रॉपर्टी। लास्ट Back in- परचेज हमारी 2.25 लाख रुपए बैक इन विच ईयर? 2021 में। 2021। और आज हमारी जो लास्ट परचेज है 2024 की, वो 2.25 लाख रुपए गज पे है। क्या बात कर रहे हो? मतलब 2 साल में लाइक आई कैन से डबल, 1 लाख के 2 लाख। और उसके बाद आज हमारा जो डर है ना, हमारा डर बेचते टाइम ये होता है कि हमें आज प्लॉट्स नहीं मिल रहे बिकॉज ऑफ लेस ऑफ सप्लाई। लेस ऑफ सप्लाई, और जिन लोगों पे प्लॉट्स है ना वो बेचना नहीं चाहते। अच्छा, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि अच्छा ठीक है आप बेचना नहीं चाहते हो लेकिन एटलीस्ट आप डेवलप तो कर लो। तो वो कुछ गिने चुने अच्छे प्लेसमेंट के प्लॉट ऐसे भी हैं जो लोग डेवलप नहीं करते, क्योंकि मैं तो भी हम देख उन रहा पर हूँ नजर रखते हैं कि ओके जब वो मैच्योर करेंगे तो वी विल ट्राई टू हैव अ डील विद देम। टॉप ऑफ द ब्रांड्स, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, निकला नहीं हूँ गढ़ रोड से बहुत ज़्यादा, बट मैं निकला था अभी रिसेंटली तो मैंने वहाँ नोटिस किया, मैंने वहाँ प्यूमा देखा, मैंने वहाँ हल्दीराम्स देखा, बरिस्ता, थियोब्रोमा, मतलब टॉप ऑफ द ब्रांड्स आर ऑन गढ़ रोड, मतलब विच इज़ वेरी अनयूजुअल। क्योंकि हमारे लिए मेरा भी होम टाउन मेरठ ही है, तो मैंने भी हमेशा आबुलेन ही देखा है कि कहाँ जाना है सामान लेने, कहाँ जाना है आबुलेन, करेक्ट। सदर, आबुलेन सदर, दैट्स इट। बट गढ़ रोड आज की तारीख में यू नेम द ब्रांड दे हैव इट। करेक्ट। कार के शोरूम है वहाँ 3 मेरे ख्याल से, किया, टाटा एंड ह्यूंडई। सो या एंड फोर्थ इज कमिंग नाउ, महिंद्रा हैज ऑलरेडी साइंड, तो महिंद्रा ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो रहा है हल्दीराम्स के बराबर में। तो महिंद्रा इज कमिंग। उसके बाद अभी हमारे पास हार्ले डेविडसन ने मीटिंग करी कि उनको स्पेस wow. चाहिए। तो एक इंटरेक्शन आता है मार्केट में कि ओके लोग जो हैं ब्रांड फुटफॉल लाते हैं ऑब्वियसली, एक वो लाते हैं, लाइक आप कहते हो ना कि जेंट्री आती है एक, लाइक हायर द ब्रांड हायर द जेंट्री, राइट? तो वो एक बहुत की रोल प्ले करता है। ऑल्सो आई जस्ट वांट टू टेल माय ऑडियंस कि मिस्टर शुभम इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज इंडस्ट्री, सो ही स्टार्टेड विद जनरल डेवलपमेंट्स, बट जनरल डेवलपमेंट्स भी में भी इन्होंने बहुत कीनली काम किया। वो कैसे? आई जस्ट वांट टू टेल यू विद एग्जांपल। जैसे कह रहे थे कि रियल एस्टेट मेरठ का बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, दैट्स ट्रू। यहाँ क्या होता है कि 4 लोग मिलके अपने अपना पैसा डालते हैं और एक डेवलपमेंट खड़ी कर देते हैं, 4 दुकानें काट दी उसमें, और 4 दुकानें पड़ी हैं, वो चाहे वो साल भर तक पड़ी हैं, 2 साल पड़ी हैं, रेंट हुई नहीं हुई, हो गई तो हो गई, इन्वेस्टर का पैसा है तो है बस। मतलब इट्स वेरी हसल ही हसल है, कुछ भी ईजी नहीं है फॉर इन्वेस्टर। सो व्हाट ही चेंज्ड इज कि फ्रॉम डे 1 इन्होंने डेवलपमेंट किया, नंबर 1 उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया विद हाईटेक टेक्नोलॉजीज, लाइक अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, गुड लिफ्ट, गुड लाइक वायर्स एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद इन्वेस्टर को सेल नहीं किया, पहले इन्होंने उसको लीज किया। एम आई राइट? तो आपने ये कैसे सोचा कि देखो पैसे तो सबको ही कमाने एट द एंड ऑफ द डे, बिल्डर लोग क्यों बनते हैं कि भाई प्लॉट है इस पे बिल्डिंग खड़ी कर दे, 1 का खरीदा 2 का बिच गया, आपने 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बच गया, जो भी XYZ रकम बच गई मेरे को, ठीक है। बट आपने ऐसे क्यों सोचा कि भाई मैं इस पे मेहनत करूंगा, मैं इसको पहले डेवलप करूंगा, अच्छी क्वालिटी यूज करूंगा? जबकि आप देखोगे तो वैल्यू नहीं मिलती है अच्छे चीज़ों को, मेरठ जैसी लोकेशन पे वैल्यू बहुत कम लोग दे पाते हैं। फिर भी आपने बैक इन 2017-18 आप कह रहे हो 9 साल हो गए, तो आपने क्या देखा कि मैं इसको पहले बनाऊंगा अच्छी क्वालिटी से, उसके बाद डेवलप करने के बाद मैं इसमें टेनेंट भी लेके आऊंगा। और मुझे रिसेंटली पता चला कि आपने DIY को एक मलेशियन ब्रांड को लीज आउट करा है, वो भी 9 ईयर्स की लीज इन मेरठ, मतलब इट्स अ बिग डील। तो आपका ये विजन कैसे चला कि यार मुझे डेवलप करना है, उसको लीज आउट करना है, फिर इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करना है? करेक्ट। तो तरुण इसमें बहुत सिंपल था कि जब मार्केट में मेंटर हुआ, क्योंकि वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर मेरे पास था, तो मुझे कॉर्पोरेट की एग्जैक्ट नीड भी बता दी भाई। You had that formula. करेक्ट।
कि उनको आज ये नहीं चाहिए, जैसे आज एक देसी डील चलती थी ना, जैसे मैं जब लोगों को कॉल करता था कि आपके एक रिक्वायरमेंट आई है, और जब मेरे पास प्रॉपर्टीज नहीं होती थी तो मैं लोगों को कॉल करता था, तो वो बस ये पूछते थे कितना स्क्वायर फीट चाहिए। वो उसके बाद कोई पेपर वर्क को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्वालिटी को, आपकी फायर की लाइंस डली हुई हैं नहीं डली हुई हैं, क्या प्लेसमेंट है, उनको सिर्फ स्क्वायर फीट में डील करना आता था कि मेरे को इतना पता है, एंड ऑफ द डे मेरे को उतना रेंट चाहिए। बट फिर मैंने 4 पिलर खड़े करे। सो पिलर नंबर 1 आपका पेपर वर्क, पिलर नंबर 2 क्वालिटी एश्योरेंस, पिलर नंबर 3 हमारा प्लेसमेंट ऑन लुक, कि हमारा जो आउटर लुक है उसमें मुझे बहुत मजा आता है। जैसे फर्स्ट DGU ग्लास बेस्ड बिल्डिंग, पर आई एम सरप्राइज टू से कि वो फर्स्ट टाइम हम लेके आए थे मेरठ में। कॉर्पोरेट हाउस में किसी में भी DGU बिल्डिंग नहीं थी, बिकॉज एक छोटी फसाड में हमारा 40 लाख रुपीज प्लस का एक्सपेंडिचर आता है, तो उसको हम लेके आए। और प्लस जो कॉर्पोरेट्स की नीड थी, अगर आज मेरे को किसी कॉर्पोरेट ने आके बोला कि उनको इतने सिटिंग ऑफिस चाहिए, तो आई कैन टेल देम कि ओके विद द एक्सपीरियंस कि आपको इतनी जगह चाहिए होगी। तो वो करेक्शन एंड इंटरेक्शन जो हुए ना हमारे, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल, और वो हमारे इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वी वर वेरी श्योर जब हम पे डिमांड होती है तो हम सप्लाई प्लान कर पाते हैं। Like there was a need, actual need थी, but no one was working on it, right? उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, पूरा सिस्टम बनाने के लिए, तो या आई एग्री। My next question is very simple. Like गढ़ रोड की बात हो गई है, will come वेद व्यासपुरी and all बाद में, and this questions belongs to both of you. Reason being कि आप रेजिडेंशियल हार्डकोर हो तुषार भाई, एंड शुभम भैया इज़ ऑलरेडी अ डेवलपर। सो मुझे ना एक लोकेशन मेरठ की बहुत पसंद है पर्सनली। लाइक अगर एक एंड यूज़र है और या फिर वो एक सॉर्ट ऑफ अपना फ्यूचर सेकंड होम प्लान कर रहा है इन मेरठ, दिल्ली रहता है या जैसे मैं भी नोएडा रहता हूँ, तो आई वांट अ प्लेस इन मेरठ, NRI में भी मे बी NRI, राइट। तो ये क्वेश्चन दोनों से है आप लोगों से। मुझे गंगानगर में बहुत पोटेंशियल दिखता है। तो पहले मैं तुषार भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि गंगानगर से आप अवेयर हो, काम कर रहे हो आप ऑलरेडी वहाँ पे, आपको क्या लगता है कि एंड यूज़र को वहाँ रहना, क्योंकि वो एक मैं बता दूँ वो थोड़ा आउटस्कर्ट है मेरठ का, जनरली पीपल से कि थोड़ा दूर हो गया, ऐसा हो गया वैसे, तो एज पर दी एंड यूज़र पर्सपेक्टिव हाउ डू यू सी गंगानगर विल डू इन कमिंग 5 years, या वहाँ पे क्यों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, व्हाटएवर। सो तरुण, मैं इसको ना नोएडा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसका मैं रीज़न देता हूँ आपको। आज की तारीख में क्योंकि मैं मार्केटिंग पूरा हैंडल कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास महीने के 100 लोग घर लेने आ रहे हैं ना, तो 100 में से आप मान के चलो 70 का जो बजट है वो 1 करोड़ रुपए है। लोग कहते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए में आप घर दिलाओ, नोएडा हो चाहे मेरठ हो। यूजुअली 1 CR इज अ मिड सेगमेंट बजट। करेक्ट। तो जब वो नोएडा के लिए आते हैं तो ऑफ कोर्स मैं उन्हें कुछ ऑफर नहीं कर पाता हूँ, बट जब वो मेरठ में आते हैं तो मैं उन्हें एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप गंगानगर में इन्वेस्ट करिए, आप अपना उसको फ्यूचर होम बनाइए, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वहाँ पर आपको एक पूरा घर मिलता है, बाहर अच्छी पार्किंग मिलती है, गेट पे सिक्योरिटी मिलती है, और ये सब फैसिलिटी केवल 1 करोड़ 10 लाख मिलती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन एज शुभम विल टेल यू बेटर, वो सब महंगा हो चुका है। करेक्ट। लैंड प्राइसेस बढ़ चुके हैं, टैक्सेस भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। सो गंगानगर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको 3 से 4 साल बाद वहाँ शिफ्ट होना है। प्लस इसमें मैं एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मेरठ में आने वाले 5 साल में फ्लैट कल्चर आने वाला है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है RRTS। लेट सपोज मैं जॉब करता हूँ नोएडा में, वहाँ मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ घर लूँगा, रेंटल्स आर वेरी वेरी हाई। 40 मिनट्स का मेरा रन है, मैं RRTS में बैठूंगा, ऑफिस पहुँच जाऊँगा। प्लस मैं एक वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं प्लम्बर को कॉल करके बुलाऊँ, उसका वेट करूँ, इलेक्ट्रिशियन बुलाऊँ। जब हम एक फ्लैट में रहते हैं, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ हमारे बच्चों के लिए एक पार्क होता है विच इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, एक स्विमिंग पूल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रैंडे बिल्कुल स्क्रैच से बनाया कंपनी ने, और उसको मार्केटिंग की, हमने सेल किया। रिजल्ट क्या है उसका? पूरा सोल्ड आउट है। वी हैड 6 पेंट हाउसेज इन विच 3 अभी तक सेल हो चुके हैं। पेंट हाउस के रेट्स बताओ ऑडियंस को कि मेरठ में किस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी किस रेट पे सेल हो रही है। इफ यू मेरठ में अगर मैं बात करूं तो जो हमने सेल किया पेंट हाउस, इट वाज अराउंड 2.50 CR, अप्रॉक्सीमेटली 4400 स्क्वायर फीट।
एंड अभी जो एंड यूज़र थे वो वहाँ पे रह रहे हैं और उनका एक्चुअल फीडबैक इज़ कि थैंक्स टू फॉर्च्यून 09 एंड मेरठ प्रॉपर्टी बाजार, थैंक्स टू यू गाइस, मेरे को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं पहले कोठी में ही रहता था, बट वहाँ के जो चैलेंजेस थे वो अनरियल थे। करेक्ट। कभी मेरे यहाँ सांप आ गया, कभी मैं नल टूट गया तो मैं बुला रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम अ बिजनेस गाय, आई जस्ट नीड पीपल ऑन कॉल। इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज, सिक्योरिटी इशूज। सिक्योरिटी इशूज। सो मुझे लगता है आने वाले 5 साल फ्लैट्स के हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि मैं भी खुद एक फ्लैट में रहता हूँ नोएडा में, और मैं एक इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट हाउस में अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं शुभ में बाद में आऊँगा, बट इसी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन है कि हाउ दिस माइंडसेट विल बिल्ड। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई जड़ से मकान होना चाहिए, वही सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तुम माचिस के डिब्बे में रह रहे हो, एक तुम्हें काट के दे दे 4, मतलब ये लिमकी स्लैंग है, राइट? तो वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, और हाउ विल पीपल फील कि अगर अपार्टमेंट भी है 1 करोड़ का तो उसकी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी फॉर अ प्लॉट और फॉर अ इंडिपेंडेंट होम। तो उस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हर 10 से 15 साल में ना मार्केट में एक शिफ्ट आता है। पहले जैसे कि मेरठ में ही अगर हम देखें तो काफ़ी डेवलपर्स ने, बड़े बड़े डेवलपर्स ने एक उसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स का जो एक सिंगल, क्या बोलते हैं, सिम्प्लेक्स बनाया एक सोसाइटी में, और सारे सिम्प्लेक्स एक जैसे दिखने में, सेम लेआउट, ठीक है। फिर एक शिफ्ट आया कि एक प्लॉटिंग इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनने लगी हैं अब, कि उसमें अभी एक नई टाउनशिप भी आई है, तो उसमें क्या है, क्लब हाउस भी दे रहे हैं वो, उसमें वो 3 टायर सिक्योरिटी भी दे रहे हैं विद CCTV कैमराज एंड ऑल। सो मुझे लगता है कि मार्केट में अब वो शिफ्ट आ चुका है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। पर वो जो प्लॉट इंटीग्रेटेड टाउनशिप वाला है ना, वो 2x 3x कॉस्टलियर है। तो वहाँ घर बनाने के लिए आपको बेयर मिनिमम 3 CR मैं मानता हूँ कि चाहिए। वेयर इन फ्लैट अगर हम बात करें तो आपको 1 करोड़ रुपए में आप उस पूरी टाउनशिप को कैलकुलेट करो कि 5 एकर्स की वो मेरी पूरी टाउनशिप है, वो 5 एकर्स आपका ही तो है। You can use every corner. You can use every swimming corner. pool, The sitting cabanas are yours. The swimming parking. pool. Your kids are safe. So I believe कि फ्लैट कल्चर इज गुड, अब वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। प्लस जो हमारे जो बड़े लोग हैं उनको काफ़ी सालों से वो बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़ा वरांदा होता है उनका, एंड दे यूज टू मेंटेन। पहले लाइफ मुझे लगता है कि इतनी बिजी नहीं थी, अब हम लोग शायद वीकेंड पे भी एक सैटरडे भी काम कर लेते हैं। तरुण, यू नो वेरी वेल कि हम तो कभी कभी 7 डेज भी कर लेते हैं, इवन शुभम। हाँ, तो हम लोग तो इतना ऑक्यूपाइड हैं, और हम एक 9 to 5 में एक रैट रेस में भाग रहे हैं। सो दिस रैट रेस कल्चर इज ग्रोइंग, तो आई बिलीव फ्लैट कल्चर विल पुट इन। या सो कमिंग टू भैया आप पे, सो क्वेश्चन वाज कि गंगानगर डेवलप हो रहा है एज पर द रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव। हाउ डू यू सी कमर्शियल बूमिंग इन गंगानगर, एंड ऑल्सो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं कब देखूंगा SK होल्डिंग्स कुछ डेवलप कर रहा है इन गंगानगर? सो ये आपके लिए है, आप बताएं। करेक्ट। तो पहले तो आप गंगानगर को कैसे देखते हैं वो बताएं कि व्हाट्स योर POV टुवर्ड्स गंगानगर। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जिस मार्केट में ब्लिंकिट और जेप्टो चल सकता है उस मार्केट में कोई भी मार्केट चल सकता है। बाय योर पॉइंट। बट गंगानगर एक ऐसा मार्केट है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलोनी से वो एडिड है। जैसे डिफेंस कॉलोनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है, गंगानगर अपने आप में एक बहुत बड़ी रिहाइश है, तो वहाँ पर एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ गई हैं। रोमियो लेन वहाँ पर आ गया है, पहला स्टारबक्स मेरठ का वहाँ पर स्टेप इन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि और रिलायंस का 30,000 स्क्वायर फीट का स्टोर वहाँ पर है। आई गेस डीकैथलॉन इज आल्सो DIY भी हम लेके आ रहे हैं, या डीकैथलॉन, पहला डीकैथलॉन मेरठ का भी वहीं पर है, पहला डीकैथलॉन। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, और प्लस लोगों को वहाँ पर ड्यूप्लेक्स में, फ्लैट्स में एक अलग कल्चर मिलता है। तो गंगानगर का मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ जब रेजिडेंशियल मार्केट की बात होती है और कमर्शियल की भी बात होती है। लेकिन अभी तक गढ़ रोड ने, वेदव्यासपुरी ने हमें वो मौका दिया नहीं। जैसे ही हम प्लान करते हैं तो हमें ये एरिया इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है कि हमें शायद नया मार्केट नहीं करने का टाइम नहीं मिल रहा। करेक्ट। सो इससे तो ये लगता है कि आपको टीम बनानी चाहिए अपनी। यू नीड टू बिल्ड SK होल्डिंग्स मोर, यू शुड टेक इट टू द न्यूअर हाइट्स। ये साल को मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, जहाँ पर हम अपना सारा पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू मोर कोलैबोरेट विद अथॉरिटीज़। मेडा का मैं ऑलरेडी, रीडैम का मैं पार्ट हूँ, विच इज़ आर रियल एस्टेट डेवलपर अथॉरिटी का जो हमारी पूरी एक डेवलपर एसोसिएशन बनी हुई है, उसको मैं लीड करता हूँ। तो उससे एक थोड़ा सा हमारा एक इंटरेक्शन बढ़ता है। तो यस, गंगानगर कैन बी माई नेक्स्ट स्पेस टू डेवलप। सो
वेरी नाइसली आंसर्ड. ऑब्वियसली गंगानगर इज बूमिंग, देयर इज नो डाउट. क्योंकि अगर मैं मेरठ के किसी भी कोने को उठा के देखूं तो शायद अफोर्डेबिलिटी गंगानगर में ही मिलेगी. मुझे नहीं लगता वेदव्यासपुरी में आज की तारीख में मतलब 1 करोड़ में शायद कोई अच्छी लोकेशन, अच्छा प्लॉट मिल जाए आपको, मुश्किल है. तो वो तो है गंगानगर में. प्लस वो प्रीमियम भी है. अगर वो Correct. अफोर्डेबल है तो वो प्रीमियम भी है. वो ये नहीं कि अफोर्डेबल है और वहाँ पे जंगल उग रहे हैं. इट्स वेरी 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 वेल डेवलप्ड. मतलब आपने टॉप ब्रांड्स के नाम लिए, पूरे मेरठ में कहीं नहीं है, गंगानगर में. सो इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट. तो इसी से क्वेश्चन है कि लाइक आपको लगते हैं 9 महीने 12 महीने डेवलप करने में. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लोगों को लगता है, फॉर एग्जांपल मैं रियल्टर हूँ एंड मैं डेवलपर के पास जा रहा हूँ. तो डेवलपर का एक रेट होता है कि माई दिस फ्लोर इज़ 2 CR एंड ये अदर चार्जेस, तो आपको 2.25 करोड़ का पड़ेगा. तो मेरा क्लाइंट मेरे को बोलता है कि भाई ये लूट रहा है. अच्छा. ये अब मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत फिल्टर डेवलपर के साथ काम करता हूँ. मैं सारे मार्केट का सारा माल नहीं बेचता. आई चूज़ माई डेवलपर बेसिकली. तो जैसे मैं आपके साथ काम कर ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो क्लाइंट का ये जो पर्सपेक्टिव है जो बहुत पुराना बना हुआ है कि भाई डेवलपर या बिल्डर, सो कॉल्ड बिल्डर, कि बिल्डर चोर होते हैं. आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, या हाउ डू यू सी, इज़ इट ट्रू? मतलब आज आप सच बोलो, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए मेरे को. आप सच बोलो कि भाई हाँ बिल्डर लूटता है या बिल्डर बहुत पैसे कमाता है डेवलपमेंट करने में, या नहीं यार पैसे तो सभी कमाते हैं बट देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो. तो हाउ डू यू सी दिस प्लीज? एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा. व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक मेरठ में एक टर्म चलता है बिल्डर, बहुत बिल्डर यहाँ होता है, और हमारे वहाँ उधर चलता है डेवलपर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्डर एंड डेवलपर? अगर इसका भी यू कैन ऐड अप दिस आंसर आल्सो. करेक्ट. तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड मैं सेगमेंट में घुसा तो मेरे को बड़ा नेगेटिव प्रोफाइल लगता था बिल्डर बोलना. क्योंकि होता क्या था कि मैं बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन चाहता था कि एक बिल्डर अलग है और डेवलपर अलग है. सो बिल्डर मतलब या तो वो अपना इंटरनली बनाएगा, अपना खुद का प्लॉट, खुद की डेवलपमेंट लेके आएगा, और या तो फिर वो दूसरे की भी बनाएगा. तो बिल्डर को लोग ना दोनों कंसेप्ट पे डालते थे, और मैं समझता हूँ आउटसोर्सिंग कंसेप्ट पे ज़्यादा डालते थे. जबकि एक डेवलपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक जगह लेके, और उसको पूरा डेवलप करता है, उसको पूरा ऑपरेशनल करता है, तब उससे एग्जिट लेता है. तो मैं हमेशा एक डेवलपर लॉबी में प्रिफर करता था. लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक टाइम पे आके आदमी दोनों को क्लब करके देखता है तो उसको लगता है कि हाँ ये बहुत हाई प्राइस है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें जा रहा है, बिल्डिंग बनाने में क्या है, हम भी प्लॉट लेके बना लेंगे. और वो जब खुद बनाने की बात करता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट, अब उसका ऑपरेशनल कॉस्ट वो कभी नहीं देखेगा. लोग वो भी काउंट नहीं कर पाते. टू बी ट्रू, प्रॉफिट तो दूर की बात है. और इतनी अथॉरिटीज से प्लग इन करना, 8 अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ हम वर्क करते हैं. लोगों को सिर्फ एक डेवलपमेंट अथॉरिटी दिखती है. एक एग्जांपल दूं तो अगर हम एक आज अपनी साइड पे लेबर भी लगा रहे हैं तो लेबर सेस भी जमा होता है. उस लेबर के अगेंस्ट हमें पीएफ ईएसआईसी पूरा टेकन केयर करना पड़ता है. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. पर ये क्या चीज, डिपार्टमेंट पर ये लेबर सेस और ये सब चीजें क्या मतलब हम इनको माइंड ना करें, ये अंडर द टेबल चीजें चलती हैं, या मतलब हाउ? नहीं, अब तो वर्ल्ड बहुत प्रोफेशनल हो रहा है, तो हम प्राइमरीली उस चीज़ को टेकन अप करके चलते हैं, क्योंकि हमारा कंप्लाइंस डिपार्टमेंट भी है हमारे पास कंपनी में. लेकिन हाँ, क्योंकि डेवलपर्स को लोग एक टेढ़ी नज़र से देखना पसंद करते थे, आप देखते थे, वो थोड़ा सा अब हम माइंडसेट चेंज कर रहे हैं. क्योंकि होता क्या था, आदमी कहता था मैं 100 रुपये दूंगा, तो उसके अंदर बीनीथ दी स्टोरी लोगों की चोरी चलती थी. लेकिन आज हमने कहा कि नहीं, हम अगर 100 का प्रोडक्ट है ना तो हम 130 में बेचेंगे, लेकिन हम उसको 130 की क्वालिटी भी जस्टिफाई करेंगे. जैसे अभी एक कस्टमर मेरे पास आया था, तो उसने बोला कि यार मेरे को ना प्रोडक्ट पसंद है, और वो मेरे प्रोडक्ट में नेगोशिएट करते टाइम दूसरे का प्रोडक्ट के बेसिस पे मेरे से नेगोशिएट कर रहा है. तो मैंने बोला कि ठीक है सर, अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वो मेरे वन ऑफ दी वेरी नोन का है, मैं आपको वो दिला देता हूँ. कह रहा नहीं भाई साहब, पसंद तो आपका आ रहा है, रेट सेम कर लो, रेट सेम कर दो. हाँ. तो मैंने कहा सर, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ रेट क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप मेरी क्वालिटी भी तो, नहीं, क्वालिटी मेरी भी एक प्लेसमेंट भी शिकायत तो है. आप कंपेयर करोगे. तो फिर फाइनली वो डील हुई, फॉर्चुनेटली विद आवर ओन प्राइसेस. इसमें मेरी एक शिकायत है काफी सारे मेरठ के डेवलपर्स से, कि उन्होंने कमर्शियल बना दिए बहुत सारे. मेरठ के तो बहुत कुछ ही फेमस डेवलपर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, एंड वी ऑल नो देम. करेक्ट. बट मेरी शिकायत ये है कि आपने यार डेवलपमेंट कर दिया, बट उसे मेंटेन कौन करेगा? आप क्या कर रहे हो अभी कि आपने एक बिल्डिंग बना दी, उसमें आपने एक रेस्टोरेंट दे दिया, एक बैंक दे दिया, और नीचे कुछ भी जिम दे दिया, XYZ. बट मैं एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव से जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी पार्किंग का भी चैलेंज है. मुझे जिस प्रॉपर्टी में मैं एंटर हो रहा हूँ वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए. अगर मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी लेके बैठा हूँ किसी कैफ़े में,
तो उसकी सराउंडिंग्स एटलीस्ट इतनी साफ हो कि मैं थोड़ी देर में अपना टाइम वहाँ स्पेंड कर सकूँ. गुड कल्चर चाहिए बेसिकली. गुड कल्चर, गुड मेंटेनेंस वी नीड. सो इसका क्या आप सॉल्यूशन कर रहे हो, और जो बाकी डेवलपर्स जो कर चुके हैं और वो नया भी कर रहे होंगे आई बिलीव, तो क्या वो इस मेंटेनेंस के पार्ट पे कुछ फोकस है? तो इस पे थोड़ा सा आप लाइट डालिए कि क्या होगा फ्यूचर मेंटेनेंस का मेन थिंग. करेक्ट. तो इससे मैंने बहुत बड़ी लर्निंग ली थी जब मैं दूसरों की डेवलपमेंट देखता था, बिल्डिंग्स पे जाता था बड़ी बड़ी, एंड मैंने ये देखा कि हमारा पोस्ट सेलिंग यूएसपी अभी तक यही रहा है और अभी भी नेक्स्ट ईयर्स तक हम यही रखना चाहते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं उसके रूफ राइट्स हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं. और हम अब रजिस्ट्री में भी इन्वॉल्व करते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस जो दिए जाएंगे मंथ ऑन मंथ दिए जाएंगे. और हम अपनी टीम को, हमने एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना रखा है कंपनी के अंदर जिसमें हमने डिप्लॉय कर रखी है मेंटेनेंस टीम, कि हमारी जितनी बिल्डिंग्स डेवलप्ड बाय अस हैं वो सारी मेंटेन रहेंगी, उसकी वीकली और मंथली रिपोर्ट्स क्रिएट होंगी. वेरी नाइस, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. जब आप हमारी बिल्डिंग्स में जाओगे तो वो आपको क्लीनिंगनेस, एक पॉजिटिविटी एंटर होगी. जब कोई ऑफिस में आता है, रिटेल में आता है, तो उसको एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है बिल्डिंग में एंटर होने के लिए. तो वो हमने हमेशा इंश्योर किया है. और हमारे बायर को कभी उस मेंटेनेंस से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम उसको पहली एक्सपेक्टेशन सेट करके रखते हैं कि आपकी जो ये प्रीमाइसेस है हमेशा मेंटेन रहनी है. उसी से हमारा जो कॉर्पोरेट और रिटेल उससे रुकेगा. तो वी एंश्योर कि हमारी बिल्डिंग जो है वो मेंटेन रहे. शुभम, गिव सम 2-3 एग्जांपल्स कि आपने सबसे अभी तक का अपना सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा ऑनबोर्ड किया और उसमें काफी मेहनत लगी ऑनबोर्डिंग में, या फिर उनके काफी सारे नॉर्म्स थे, करेक्ट. एक पूरी चेकलिस्ट थी. वैसे तो मेरे लिए Name one or two. हर ब्रांड ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी लास्ट 2 रिटेल के साथ मैंने वर्कआउट करा. ब्लू स्टोन को मैं लेके आया गढ़ रोड पे, और मिस्टर It's a big DIY brand. को मैं लेके आया. इट्स अ बिग ब्रांड. तो उनको मैंने बहुत सेल किया कि गढ़ रोड इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर अस, क्योंकि DIY का तो मेरठ के अंदर ही पहला स्टोर था और वेस्ट यूपी में पहला स्टोर था. तो हमें बहुत एक्साइटमेंट था उसको लाने का. और मेरे पास एडिडास भी था उस टाइम आने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम DIY के साथ डील करेंगे बिकॉज एक कुछ नया मॉडल है. DIY, why not Adidas? क्योंकि आई थिंक वो ऑलरेडी प्रैक्टिस था मार्केट में. मैं दूसरे का कस्टमर अपने प्रीमाइसेस में लाके अपना बिजनेस नहीं चलाना चाहता. And- मेरठ का मार्केट चलाना है तो नया कस्टमर भी फुटफॉल आना चाहिए ना मार्केट. कस्टमर आना चाहिए. और DIY इज वेरी अफोर्डेबल ब्रांड, एंड अफोर्डेबल इज बूमिंग, लाइक स्टोर 99, DIY. तो Correct. फुटफॉल बहुत ज्यादा है आई बिलीव इन ब्रांड्स में कंपैरेटिवली एडिडास में. एडिडास में एक निश के लिए है वो. हाँ. DIY is for everyone. Product starting, I guess, from 50 to 100 rupees. So now last 2 questions और एक आपके साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड टू नो योर इंटरेस्ट अबाउट द मार्केट. Yeah. सो एक बहुत ही बड़ा मेजर क्वेश्चन है आज की तारीख में, दैट इज दुबई रियल एस्टेट. मैं अपना 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया वाई शुड आई पार्क इट इन इंडिया और या मेरठ या दिल्ली NCR रेदर देन आई कैन पार्क इट इन दुबई विद लोअर टैक्सेस. तो वहाँ तो टैक्सेस है ही नहीं, बस 4% आपको जो जनरेशन DLD है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो देनी होती है, डेट्स इट. बट मेरठ में 5% GST, सर्विसेज पे 18% GST, लैंड पे रजिस्ट्री के चार्जेस 6% के, XYZ चार्जेस, मतलब 50 रुपए की चीज आपकी 150 रुपए की हो जाती है. It's for pure investor, I believe. Your question is. Sorry? For pure investors, obviously. So my point is कि why India with taxes? या तो हमें आदत हो गई है टैक्सेस पे करने की, क्या हम इस चीज के यूज टू हो जाएं, या फिर वी शुड ऑप्ट दुबई, या फिर वी शुड नॉट ऑप्ट दुबई एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? हाँ, तो आई थिंक बहुत लार्जर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा. लेकिन मैं अगर इंडिया के टैक्सेस की बात करेंगे, यस, इंडिया के टैक्सेस, इंडिया के नॉर्म्स बहुत बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करते हैं. जैसे कि फॉर लाइव एग्जांपल, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि सर्कल रेट बढ़ने वाले हैं. अब क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट लास्ट ईयर लॉन्च करे उसमें हमने वो प्रोविजनल नहीं रखा, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि गवर्नमेंट सर्कल रेट कब बढ़ जाएंगे. क्योंकि गवर्नमेंट सर्कल रेट बढ़ेगा तो हम पे टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन जो फी है वो बढ़ने वाला है. अब वी वुड वांट कि वो एवरी ईयर एक स्पैन के साथ बढ़े. अब 3 साल बाद गवर्नमेंट ने दोबारा नोटिफिकेशन डाल दिया, तो अब वो एक हमें इम्पैक्ट देता है. प्लस जब हम रजिस्ट्री कराते हैं हम पे 8% की फीस लीवे होती है. उससे पहले हमारे पास उसके सेलिंग के साथ साथ हम पे 30% का टैक्स इन्वॉल्व होता है. उसके साथ हम पे GST इन्वॉल्व होता है, इन्वॉइसिंग इन्वॉल्व होती है. तो आप देखोगे मेरा 40-45% ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस मेरा सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस में जाता है. तो कभी कभी मन करता है कि हाँ, यहाँ से बैक पैक करें और दूसरी कंट्री में जाके यही तो क्वेश्चन है, लाइक कि वहाँ पैसा ले जाके इन्वेस्ट करना एक पार्ट है, उस पैसे को डेवलप करना एक पार्ट है, और उस पैसे को इंडिया
वापस लाना एक पार्ट है, तो वही कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन होगी, वहां से वापस लाओगे तो यू हैव टू पे यू हैव टू टैक्सेस। पे द टैक्सेस। तो इसीलिए अभी मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इंडिया पे फोकस कर रहे हो, अपनी सिटी पे डेवलपमेंट पे कोशिश कर रहे हैं, तो आई विल वोट फॉर इंडिया इटसेल्फ एंड फॉर दैट मेरठ एंड दिल से नोएडा। हिंदुस्तानी हूँ, राइट? करेक्ट। इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि हमने कुछ ऑनबोर्ड किए हैं रिसेंटली दुबई के क्लाइंट्स, हमारी कुछ मीटिंग्स भी चल रही हैं, कुछ वीसीज चल रही हैं, तो मैं उनका पीओवी बताना चाहता हूँ कि क्या पीओवी है उनका। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दुबई इज फॉर niche class. Like I have 50 CR 100 CR in my bank account and वो पैसा कुछ नहीं कर रहा है, वो बस मेरे बैंक में है। I have a big appetite. इंडिया में मुझे बहुत टैक्सेस देना पड़ रहा है। सो आप मुझे ऐसा कुछ बताओ कि 2-3 मिलियन, मतलब INR की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ के अंदर मैं पैसा डालता हूँ अभी, तो आप मुझे क्या ROI दोगे? इन दुबई और इन दुबई, इन दुबई, ओके। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दुबई। तो हमारा स्ट्रेट उनको आंसर होता है, सर 10% तो मिनिमम है ही, 12% भी दे सकता हूँ। डेवलपर्स लाइक शोभा, लाइक ईमार, शोभा में हम कर रहे हैं काम, तो वहाँ का जो प्रोडक्ट साइज है 2,75,00,000 से स्टार्ट है, उस पर आपको 12% की ROI है। क्या है 2,75,00,000 में? लेट्स कंपेयर दैट। 2,75,00,000 में आपको यहाँ क्या देते हो आप, एंड आप वहाँ शोभा में 2,75 में क्या दे रहे हो? 2,75,00,000 में शोभा में हम एक 1 RK देते हैं, विच इज वन रूम किचन सेट, एक स्टूडियो अपार्टमेंट वी कैन से। बट दुबई का जो प्रोसेस है वो इतना क्लीन है कि मैं आपको कमिट कर दूंगा कि मैं आपको इसका रेंट इतना दूंगा, प्लस मैं जो रेंट आपका 1 साल का है ना, आपको हर महीने नहीं दूंगा, आपको 1 साल का रेंट एक बार में दे दूंगा। यस, इफ आई हैव अ बिग एपेटाइट एंड आई हैव अ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, तो मैं कहूँगा भाई लेट्स डू इट। प्लस अभी क्या है कि सैचुरेशन नहीं है दुबई का, आने वाले 5 साल भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ओवर सप्लाई होगी या वहाँ ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी। पॉइंट एक ही है कि मुझे रेंटल 10 से 12% ROI चाहिए, प्लस मुझे 1 साल का पैसा एक बार में मिल रहा है। इट्स अ विन विन फॉर मी। तो मैं 5 साल की साइकिल खेल सकता हूँ, वहाँ 5 साल के लिए मैं इन्वेस्टेड हो सकता हूँ। If we summarize your point, you are saying कि दुबई is for the niche. एग्जैक्टली। ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, they can invest. लेकिन हाँ, दुबई की ये बात अच्छी है कि वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। Now to the last question. अगर आपका मुझे पोर्टफोलियो जानना हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो या फिर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू वांट टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? रियल एस्टेट, इन परसेंटेज बतानी है कि इतनी परसेंटेज आई विल पुट माई मनी इन दिस। सो वन इज रियल एस्टेट, सेकंड इज स्टॉक्स, थर्ड इज FD which is fixed deposits, and gold. Also crypto is optional if you want to, if you have something in crypto. सो अगर मुझे होल्ड करना है तो आई वुड टेक, इफ आई हैव 100 रुपीज राइट, तो क्रिप्टो इज नो गेम फॉर मी, बिकॉज मैंने बहुत पैसा वहाँ गवाया है, तो क्रिप्टो इज नो शो फॉर मी। बात करी जाए स्टॉक्स की, बट स्टॉक्स, सो व्हेन आई से स्टॉक्स, तो आई कांट ट्रेड, मेरे को ट्रेडिंग उसमें नहीं समझ आती, तो आई विल पुट माई 10 to 15% ऑफ पोर्टफोलियो इनटू स्टॉक्स। FD इन अर्लियर टाइम्स में करता था, लेकिन अब मैं FD बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। रियल एस्टेट 80% ऑफ माई गेम एंड रेस्ट इज 10%। तो क्योंकि होता क्या है कि गोल्ड विल हैव अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, इट्स लाइक प्लॉट का इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे में होता है ना, तो गोल्ड विल हैव अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट साइज फॉर अस, इजी लिक्विडिटी ऑल्सो। but we have a rotation in real estate, so I'll put my 80% in real estate. Nice. And this is the second last question, same to you. What are your thoughts on your investment portfolio? How would your portfolio look like if you have मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, बट माय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज कि 70% रियल एस्टेट ऑफ कोर्स, बट नॉट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, नॉट रेजिडेंशियल। आई एम अ बिलीवर ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड अ शॉर्ट टर्म रेंटल प्रोग्राम्स। लेट सपोज मैंने 1 करोड़ रुपये अपना देहरादून में एक 1 स्टूडियो 2 BHK लिया मैंने, और मैंने कंपनी को हायर किया कि यार 20% कट तेरा, 80% मेरा, जस्ट रन दिस एज Airbnb, मेंटेन इट, आई नीड मनी, आई नीड शॉर्ट टर्म रेंटल, एज सिंपल एज दैट। but also it calculates your capital, right? जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी तो कैपिटल appreciate गेन होगा। इज प्लस शॉर्ट टर्म रेंटल्स आर अ विन विन फॉर मी। रेस्ट अमाउंट मैं स्टॉक्स का भी बिलीवर हूँ, मैं जो मेजर कंपनीज हैं, Like 70% is your real estate. 70 रियल एस्टेट Okay. एंड 30% स्टॉक्स। मतलब Okay. स्टॉक्स के 2 फायदे हैं,
रिटर्न तो आएगा ही आएगा, वो मार्केट डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसा है. अभी मार्केट ब्लीड कर बट रही आई है. एम अ बिग बिलीवर ऑफ इंडिया ऑल्सो. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं, बट जितना भी करना चाहता हूँ मैं अपने देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, भले वो मुझे कम प्रॉफिट दें या ज़्यादा दें, पर हमारा देश उससे थोड़ा आगे ज़रूर बढ़ेगा. Appreciate it. वेरी नाइस, ग्रेट थॉट्स. सो इट वाज अ वेरी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन. आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा. सो सारी बातें हो गई आई थिंक, बट मेरा एक लास्ट होता है क्विक फायर राउंड, रैपिड फायर राउंड. मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको हाँ या ना या फिर वर्ड टू वर्ड रिप्लाई करना है. मुझे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम भैया, शुभम भैया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक मार्केट गेन्स. Real estate. Holding gold for 10 years or owning a plot for 10 years. Anytime. Plot. Tax-free investments in Dubai or high tax, high growth bet in India. India. Okay. Building from scratch or taking over a stalled product. Building from scratch. That's the specialty of SK Holdings, I believe. Nice. Now the most famous, renting for flexibility or buying for stability. Buying from stability anytime. No renting. No renting. Nice. Last, investing in a tier 2 cities growth or playing safe in metro cities. Investing in tier 2 cities. Very well answered. Thank you so much. Thank you. Now to you, Mr. Tushar Aaron. Go ahead. Living in a high rise in Noida or a villa life in Meerut. High rise in Noida any day. But you, I believe you like villas and more greenery. For Airbnb, 3-4 days I love to have a good time there. Got it. After that I need my apartment and my all the amenities. Got it. So you are from the marketing background. Running Facebook ads or going all in the reels and YouTubing and the vlogs style? What do you believe? Like, how would you introduce Start with yourself? your why and create your content and try to be organic. But the point is, ki, would you choose Facebook ads or the content creation? Content creation any day. Right. Ready to move apartment or under construction deal with the higher ROI? Under construction any day. Under construction, but it's not safe. लोग समझते हैं. We'll discuss in the next podcast. ये rapid fire round है, sorry. So, organic YouTube growth or paid Instagram campaigns just for you to reach out to your followers or what? What do you Organic. prefer? Organic is any day better. Nice. Well said. Now this one is for you really. Luxury interior loaded 3-bedroom or bigger raw layout so you can customize. Raw layout, because I have a very different taste. I am so much connected to nature. I need woods and plants everywhere. That was all from my side. I hope you guys have enjoyed this podcast. ये थे Mr. Shubham from SK Holdings and Mr. Tushar Aaron from Fortune 09 Estates and Meerut Property Bazaar. इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है एंड इट इज़ रिलेटेबल टू ऑल. लाइक चाहे आप एंड यूज़र हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर एक न्यू जनरेशन हो जो कुछ रियल एस्टेट में एक्सप्लोर कर रहे हैं एज इन्वेस्टमेंट, एज अ जॉब, एज अ करियर. सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. आई होप वी हैव वैल्यूड योर टाइम एंड इट विल जस्टिफाई. Thank you so much tuning till the end. Namaskar. Have a good day. Thank you. Thank you.